गुड, रिकॉर्डिंग। तो आज हम देखेंगे, राइट, अभी हमने देखा था कल प्रोजेक्ट का फ्लो, ठीक है। हमने कल देखा था प्रोजेक्ट का फ्लो, किस तरीके से हमारा फ्लो, किस तरीके से हमारी रिक्वेस्ट एक जेएसपी से चलती है और एक कंट्रोलर पे आती है और कंट्रोलर पे होती हुई सर्विस और सर्विस से होते हुए डाउ पे जाती है, राइट, ठीक है। तो आज हम देखेंगे टैग देखने वाले हम लोग, एनोटेशन टैग, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाई वी यूज स्प्रिंग बूट, इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इतने सारे टूल है हमारे पास, जेएसपी है, सर्वलेट है, हाइबरनेट है, स्टर्ट्स है, ठीक है, मगर हम स्प्रिंग का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, या क्यों करें, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसका आंसर होता है हमारा, ये क्या होता है, जैसा कि साफ साफ लिखा है यहाँ पर, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। क्या मतलब होता है इसका, ठीक है, जैसे होता है रैपिड क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्वेश्चन फायर होते हैं, पत्रकार लोग जो आपसे एक के बाद एक सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो रैपिड एक्शन होता है, इसको बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आप आपकी एप्लीकेशन को, ठीक है, बहुत ही तेजी से, ठीक है, और लेस कॉन्फ़िगरेशन, क्या करके, लेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर आप लाइन को पढ़ेंगे तो प्रोजेक्ट इज बिल्ट इन टॉप ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग में काफी सारे मॉडल्स होते हैं, स्प्रिंग एमवीसी होता है, स्प्रिंग कोर होता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, स्प्रिंग के मॉड्यूल होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, और इसमें टॉप मोस्ट जोड़ा जाता है या गिना जाता है स्प्रिंग बूट को, ठीक है। तो आपसे कोई चीजें पूछेगा तो आपको बोलना है कि फास्टर वे टू सेटअप, कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप उसको काफी आसानी से, ठीक है। और रन बोथ एप्लीकेशन, एक होती है आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन और एक होती है आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन। डेस्कटॉप जो आप आपके पीसी पे, लैपटॉप पे, ठीक, खुद के लिए चलाने वाले हैं, और वेब बेस्ड मतलब जो आप क्या करोगे, यहाँ से यूआरएल से चलाने वाले हो, जिसको पूरी दुनिया क्या करती है, हिट करती है, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो। आपको अगर कोई क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाई वी चूज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो आप बोलोगे, ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है, इजियर होता है, फास्टर होता है, सेटअप आसानी से हो जाता है, कॉन्फ़िगर हम इसको आसानी से कर सकते हैं, और वेब बेस्ड एप्लीकेशन को हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है, रेड, ठीक है, एक रेड हमारा आईडीई भी होता है, ठीक है, मगर हमको याद रखना है यहाँ पर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आप तेजी से किसी भी काम को आसानी से, ठीक है, करंट ऑपरेशन आप बिल्कुल सिंपल तरीके से 10-15 मिनट में इसमें बना के तैयार कर सकते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। इस यूज टू स्टैंडर्ड अलोन एप्लीकेशन, स्टैंडर्ड अलोन क्या होता है, जो खुद से चल जाती है, इसको अदर एप्लीकेशंस की, अदर इसको डिपेंडेंसीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद से अपने आप में क्या करता है, सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारी डिपेंडेंसीज को लेकर स्टैंड अलोन, अकेला चलने वाला, और खुद से क्या कर देता है, सारी चीजों को अकेले चलाने की ताकत रखता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है। मिनिमल स्प्रिंग, मिनिमल कम से कम आप स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके, याद है हमने मुश्किल से pom.xml के अंदर 2-3 डिपेंडेंसीज को ऐड करा है, सिर्फ हमने लिया है, अपन देख भी लेते हैं, स्प्रिंग वेब को लिया था आपने, आपने जेपीए की रिपोजिटरी को लिया था, याद आ रहा है आप लोगों को। तो हमने क्या करा, सिर्फ देखिए जेपीए की रिपोजिटरी, जेपीए जावा परसिस्टेंट, ठीक है, ये इसलिए यूज करा था हमने डेटाबेस में डेटा को एड अपडेट डिलीट गेट करने के लिए। और वेब एप्लीकेशन, तो जैसे आप बोलते हो स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, तो आप क्या बना सकते हो, जेएसपी बना सकते हो, उसके अंदर कंट्रोल क्लास बना सकते हो आप इसके अंदर, और सारा काम इसको कौन हैंडल करता है, वेब जो हमारा डिपेंडेंसी है, और वेब के अंदर ही आता है हमारा एम्बेडेड टॉमकेट, ठीक है, एम्बेडेड टॉमकेट ले लो आप, जेटीडीएस के अंदर आप ले सकते हो, और कोई सा भी वेब सर्वर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। आपने फिर एक छोटी सी डिपेंडेंसी डाली किसकी, मायस्क्यूएल की, आ रहा समझ में। तो आपने जेपीई ले लिया, जेपीई क्या कर रहा है आपका, हाइबरनेट का काम कर रहा है, जेपी किसका काम कर रहा है आपका, हाइबरनेट का काम कर रहा है। वेब एप्लीकेशन आपका काम कर रही है जेएसपी और कंट्रोलर का, जेएसपी और कंट्रोलर का, और वेब सर्वर का, ठीक है। और यहाँ पर आप यूज कर रहे हो मायस्क्यूएल डेटाबेस में कनेक्टिविटी बनाने के लिए, ठीक है। ये देखिए टॉमकेट, आप यहाँ से एम्बेडेड टॉमकेट आपने यहाँ पर लोड कर दिया है, आप इसको चाहे तो लिखो या नहीं भी लिखेंगे, तो आपने अगर डिपेंडेंसी ले ली स्टार्टर वेब की, तो आपको इनबिल्ट वाला टॉमकेट आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट, आगे चल के हम लिखेंगे जे यूनिट टेस्ट केसेस, हम क्या लिखने वाले हैं इसी के अंदर, जे यूनिट टेस्ट केसेस, ठीक है। कई बार आपको एप्लीकेशन में आपने चला के तो बता दिया कि एड अपडेट डिलीट गेट सर, सारे करंट ऑपरेशन आपके चल रहे हैं, ठीक है, मगर जब हम क्लाइंट के साथ में काम करते हैं तो क्लाइंट आपको बोलता है
कि आप लिखिए JUnit टेस्ट केसेस, क्या लिखिए। तो हम क्या करते हैं, कुछ डमी डेटा देते हैं, कुछ मॉक डेटा देते हैं और क्या करते हैं AWT चला के देखते हैं। तो आने वाले टाइम में हम इसको भी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लॉगर भी लगाएंगे, ठीक है। लॉगर भी हमारा क्या होता है, जैसे आप लिखते हो कंसोल के ऊपर, आप आपके कोड में लिखते हो जावा में system.out.println, और आप क्या करते हो, किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश करते हो, राइट। मगर आने वाले टाइम में आपको वेरिएबल को प्रिंट नहीं करना है, क्योंकि वो क्या करने वाला है, मेमोरी कंजप्शन करने वाला है, आपका मेमोरी एरिया बढ़ने वाला है। तो उस समय हम यूज करेंगे लॉगर, और लॉगर को भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग log4j2 के साथ में, ठीक है। प्लगइन होता है इसके अंदर, दैट इज मेवन प्लगइन। तो मेवन प्लगइन क्या करता है, आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने में, क्या बेटा, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को आपको स्टार्ट करने में आपको क्या करता है, ये हेल्प करता है, राइट। 1 सेकेंड, ठीक है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क किस किस का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपका HTTP सर्वर, टॉमकिट हो गया, JT हो गया, ये एम्बेडेड सर्वर का कॉम्बिनेशन है। और आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, लेस कॉन्फ़िगरेशन यूज करके आपकी क्या बनाने वाले हो, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ठीक है। और आगे बढ़ते थोड़ा सा, व्हाई शुड वी यूज सॉरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। तो अगेन वही सब सारी चीजें लिखी हुई है जो मैं आपको बता चुका हूँ। डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ये यूज करता है, और क्या करता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है ये देखेंगे हम ऑटो वायर के अंदर, ठीक है। एक कोई सी भी क्लास लेता हूं मैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया कंट्रोलर, दिस वन, और यहाँ पर लिया मैंने स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। और स्टूडेंट कंट्रोलर में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऑटो वायर, ऑटो वायर एनिमेशन मैंने यहाँ पर यूज किया है। क्यों यूज करते हैं ऑटो वायर, आप याद है, आप दूसरी चीजों में क्या करते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे। पुराने बजट में आप क्या करते थे, क्लास का क्या बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे। स्टूडेंट सर्विस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट सर्विस। अब स्प्रिंग बोर्ड बोलता है आपको कि यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। आप क्या करोगे, जहां जहां आपको यूज करना है आप उसको लिख के स्टूडेंट सर्विस लिख के आप क्या कर दो, उसको ऑटो वायर कर दो। तो रन टाइम पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू मैं उसको इंजेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर इंजेक्ट कर दूंगा। दिस इज वन काइंड ऑफ डिजाइन पैटर्न। ये तरीका क्या होता है, डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न आगे हम सीखेंगे क्या होते हैं डिजाइन पैटर्न, राइट। और डिजाइन पैटर्न के अंदर हम यूज करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज IOC, इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल, या आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो आप बोलोगे स्प्रिंग के अंदर हम यूज करते थे कंट्रोलर क्लास के अंदर ऑटो वायर। तो वो क्या करता था, रन टाइम पे उस डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर देता था। जिस तरीके से इंजेक्शन होता है इसलिए उसको बोला जाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। और भी इसको हम देखेंगे ऑटो वायर नीचे अभी स्लाइड में वापस से आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रन टाइम पे इंजेक्ट कर लेता है हमारी सारी चीजों को, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंटेन्स पावरफुल डेटाबेस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला है कि ये क्या यूज करता है, JPA की रिपोजिटरी यूज कर लेता है। किसकी रिपोजिटरी यूज करता है, JPA की, जावा पर्सिस्टेंट एप्लीकेशन की, ठीक है। और JPA रिपोजिटरी यूज करके क्या कर सकता है, आपको कोई भी मेथड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सीधे क्या कर सकते हैं, आप उन JPA रिपोजिटरी की मेथड्स को आप क्या कर सकते हो, JPA रिपोजिटरी की मेथड्स को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। देखिए मैं बताता हूं आपको, इसके IMPL पे जाता हूं मैं। ये देखिए, जैसे आप लिखोगे यहाँ पर आपकी रिपोजिटरी का नाम ऑटो वायर कर दिया आपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू, और आपने क्या कर रखा है, एक्सटेंड कर रखा है JPA रिपोजिटरी को। किसको एक्सटेंड कर रखा है आपने, JPA रिपोजिटरी को। तो JPA रिपोजिटरी के अंदर कुछ मेथड्स होती है, दैट इज सेव, आ रहा समझ में, सेव होती है उसके अंदर फाइंड बाय आईडी होती है, फाइंड ऑल होती है। ये कुछ मेथड्स इसने क्या कर रखा है, JPA रिपोजिटरी ने हमको खुद से दे रखी है। आप इस क्लास पे जाके कंट्रोल O दबाएंगे तो आपको पता लग जाएगा ये काफी सारी, ठीक है, बंच ऑफ मेथड्स इसने हमको क्या कर दी, प्रोवाइड करा दी। आपको याद है हम JDBC के अंदर कोड लिखते थे, JSP के अंदर हम कोड लिखते थे, इंसर्ट इनटू पार्ट वैल्यूज दिस, तो आपको हार्ड कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधे सीधे लिखेंगे, ठीक है। JPA रिपोजिटरी की सेव मेथड चलाएंगे, सेव प्लस चलाएंगे, डिलीट चलाएंगे, आ रहा है, गेट बाय आईडी चला देंगे, गेट वन चला देंगे, ठीक है, रेफरेंस बाय आईडी चला देंगे, फाइंड ऑल, सारे एलिमेंट आप रिटर्न करा लेंगे लिस्ट में के अंदर, ठीक है। तो ये सारे आप ऑब्जेक्ट का यूज करके क्या कर सकते हो, ये आपका इजी हो गया कॉन्फ़िगरेशन।
आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे आप डेटा लेके आए और आपने क्या कर दिया, उसको मॉडल में कन्वर्ट करके सीधे आपने इसको पास कर दिया और मैंने चला दिया यहाँ पर सेव मेथड। आ रहा समझ में? तो आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेस कोडिंग से हमारा यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट हमने कर लिया यहाँ पर काफी आसानी से, दैट इज जेपीई रिपोजिटरी की मदद से। ठीक है, और इट इज सिंप्लीफाइज इंटीग्रेशन विद द अदर जावा फ्रेमवर्क, लाइक आप जेपीई से मिल सकते हो, आप करंट ऑपरेशन से मिल सकते हो, आप हाइब्रिड का ओआरएम टूल यूज कर सकते हो, और स्ट्रट्स जो आपको नहीं पता है, ठीक है, स्ट्रट्स के साथ भी आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। देखिए अब हाइब्रिड का ओआरएम कैसे यूज हुआ है यहाँ पर, तो आपकी जो मॉडल क्लास होती है, ये देखिए आपकी जो मॉडल क्लास है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड ओआरएम। याद है हमने पिछली बार हाइब्रिड का एक प्रोजेक्ट बनाया था और उसके अंदर भी हमने क्या करा था, ये एनोटेशंस यूज करे थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। और मैंने यहाँ पर लिख दिया एट टेबल, तो जो मेरी स्टूडेंट नाम की एंटिटी है उसी नाम की मेरी क्या बनने वाली, डेटाबेस के अंदर टेबल बनने वाली है। और मैंने क्या करा, इस प्रॉपर्टीज को मैच कर दिया किससे, मेरे कॉलम नेम से। आ रहा है आप लोगों को समझ में? तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ हाइबरनेट ओआरएम टूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग, ये ऑब्जेक्ट हुआ मेरा नीचे वाला और इसको मैं मैप कर रहा हूं इस कॉलम से। आ रहा समझ में? ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग। तो आप क्या कर सकते हो, ओआरएम से इंटीग्रेशन कर सकते हो, जीपीए से कर सकते हो, और अदर फ्रेमवर्क से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड डेवलपमेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अब कॉस्ट की बात कैसे आ रही है यहाँ पर, सभी को पता है। आप क्या करते हो, सीधे स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे जाते हो और फटाफट आपको जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उस कॉन्फ़िगरेशन को आप ऐसे क्या कर लेते हो, मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करके, और आप क्या कर लेते हो, सीधे इंटीग्रेट कर लेते हो और आप क्या करते हो, यहाँ पर एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर देते हो। तो दैट इज कॉस्ट, इसमें आपको कोई कॉस्ट लग रही है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको ओपन सोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओपन सोर्स, मतलब दैट इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल। जिसको भी जावा आती है वो इस टूल को चला के क्या कर सकता है, कोडिंग कर सकता है। डेवलपमेंट टाइम इन एप्लीकेशन, अब देखिए CRUD एप्लीकेशन आप कितनी देर में बना सकते हो, 15 मिनट आधा घंटे में आप एक CRUD ऑपरेशन को बना लेते हो आसानी से। बाद में उसमें जो जो इंटीग्रेशन आपको करना है आप उसको अप्रोच कर सकते हो। अगेन एडवांटेजेस, तो जैसा कि मैंने कहा स्टैंड अलोन, ये खुद से एप्लीकेशन पूरी क्या हो जाती है, रन हो जाती है। इसको दूसरी चीजों की जरूरत, दूसरी सपोर्टिंग एप्लीकेशन की, दूसरी सपोर्टिंग क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जार फाइल, आप जार फाइल को स्टार्ट करके भी कर सकते हो। जार फाइल कौन एग्जीक्यूट करता है आपका, आप जब चलाते हो यहाँ पर आपका एक मेन मेथड खुद से बन जाती है, दैट इज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। जहां पर ये टैग लगा रहता है वहीं पर आपकी एक मेन मेथड बन जाती है, और आप जैसे इसको रन करते हो तो आपकी यहाँ पर जो जार फाइल है इस प्रोजेक्ट की जो बनती है, अगर आपने यहाँ पर जार फाइल ले रखा है, याद आ रहा है पैकेजिंग, आपने pom.xml में या तो जार फाइल ले रखी है या ले रखी है आपने और फाइल, तो अगर जार बार जो भी ले रखी है तो उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा हमारा ये मेन मेथड, हमारी मेन क्लास इसको क्या करने वाली, एग्जीक्यूट करने वाली है। ठीक है, और दूसरी चीज जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब खुद का टॉमकिट इसने ले लिया है, आपको अलग से टॉमकिट कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। पहले हम क्या करते थे, देखिए सर्वर को यहाँ से क्या करते थे, कॉन्फ़िगर करते थे। याद आ रहा आपको, ये देखिए सर्वर को अलग से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। अब हमारा टॉमकिट क्या हो गया, एम्बेडेड हो गया है। जैसे की वेब एप्लीकेशन लिखी है किसके अंदर, pom.xml के अंदर, तो एम्बेडेड टॉमकिट आपका क्या हो गया, ऐसे रन हो गया है। और आपको डिप्लॉय भी करने की जरूरत नहीं होती है। पहले डिप्लॉयमेंट चलता था, पहले क्या करना पड़ता था, उस टॉमकिट के अंदर इसकी वॉर फाइल को, देखिए वॉर फाइल मैंने आपको बताई थी शायद, ये देखिए टारगेट के अंदर बनती है, दैट इज वॉर फाइल। दिख रही है आपको वॉर फाइल? तो पहले आपको क्या करना पड़ता था, इस वॉर फाइल को कॉपी करके टॉमकिट के अंदर जाके वेब फोल्डर के अंदर छोड़ के और स्टैंडर्ड डॉट वेब चलाना पड़ती थी। मगर काम आपका आसान हो चुका है, आप सिर्फ राइट क्लिक करके क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे और ये प्रोजेक्ट हमारा क्या होने वाला है, चलने वाला है। आ रहा समझ में? राइट क्लिक करता हूं मैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, देखिए ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपका इस तरीके से क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, चलने लग जाएगा। को बताएगा टॉमकिट स्टार्टेड ऑन 8080 पोर्ट। ठीक है, पोर्ट किस तरीके से चेंज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लोकल होस्ट 8080, ठीक है, मतलब आपकी लोकल मशीन पे चल रहा है, दैट इज ऑन योर लोकल। जब एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी तो लोकल होस्ट की जगह क्या आ जाएगा, आपका डोमेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका
डोमेन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्प्रिंग बूट के फीचर्स, अगेन घुमा फिरा के बातें वही आ रही है। आप क्या कर सकते हो, एम्बेडेड टॉमकिट ले सकते हो, जेडी ले सकते हो, जो किसके अंदर आपको मिलने वाला है, आपको अलग से कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें आपको मिल जाएगी स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। मैं आपको बता चुका हूँ स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब जो आप डिपेंडेंसी यूज करोगे। ठीक है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब यहाँ पर थी कहीं ऊपर, दिस वन। जैसे आप इस डिपेंडेंसी को ऐड करोगे तो आपका एम्बेडेड टॉमकिट भी उसके अंदर क्या होने वाला है, आने वाला है। ठीक है, 1 सेकेंड। अब जैसे ही आप स्प्रिंग एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो, आप इसको इंपोर्ट करते हो स्प्रिंग इनिशियलाइजर से बना के, और आप इसको इंपोर्ट करते हो, तो आपके पास में एक इस तरीके से एक मेन मेथड क्लास बन के तैयार हो जाती है। दैट इज स्प्रिंग एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन रहती है आपकी ये, स्प्रिंग एप्लीकेशन इज अ क्लास टू प्रोवाइड अ कन्वीनिएंट वे टू बूटस्ट्रैप। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन को तेजी से चालू करने के लिए, ठीक है, विदाउट एनी डिपेंडेंसी, स्प्रिंग एप्लीकेशन स्टार्टेड फ्रॉम द मेन मेथड। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको चालू करके बताई थी मेन मेथड। जब भी आप बनाते हो स्प्रिंग की एक एप्लीकेशन, स्प्रिंग का एक प्रोजेक्ट, तो मेन मेथड क्या होती है आपकी, बनी बनाई आ जाती है। उसका टैग क्या होता है, ये एनोटेशन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से क्या होता है, डिनोट होता है। आ रहा समझ में। और इसी मेन मेथड को हम क्या करते हैं, चला के रनेस जावा एप्लीकेशन चला के सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं, जो हमको किसके अंदर मिलता है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब के अंदर। आ रहा है समझ में। इसका सिंटेक्स है ये ऑलरेडी आप लोगों की क्लास में बना हुआ होगा, जो आपने डेमो नाम की एप्लीकेशन है बनाई होगी, राइट। तो इट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, इसके अंदर 3 कॉन्फ़िगरेशन और होते हैं जो नीचे आने वाले हैं, हम देखेंगे उसको भी चलाने के लिए। स्प्रिंग बूट, अब स्प्रिंग बूट क्या करता है, वाइडली यूज्ड इन डेवलप्ड रेस्ट एपीआई। जैसा कि मैंने कल आपको थोड़ा थोड़ा बताया था कि रेस्ट एपीआई क्या होती है। तो रेस्ट एपीआई क्या होती है, रेस्ट एपीआई में आपका डेटा या तो यूआई से आएगा, या तो आपका डेटा कहां से आएगा, मोबाइल ऐप से आएगा, या आपका डेटा किसी रिमोट लोकेशन से आएगा, राइट। तो छोटी छोटी से हम क्या बनते हैं, एपीआईस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, एपीआईस। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले इसमें प्रोजेक्ट में कि किस तरीके से हम एक रेस्ट एपीआई का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो अगर मान लो कोई मोबाइल एप्लीकेशन आपकी कंपनी बनाती है, तो मोबाइल एप्लीकेशन की जो टीम रहेगी वो आपको क्या बोलेगी कि मैं इस यूआरएल को हिट करूंगा, इसको हिट करूंगा, इस यूआरएल को हिट करूंगा मोबाइल एप्लीकेशन से। किससे, it could be iOS, it could be Android एप्लीकेशन। वो क्या करेगा, इस वो आपको एक यूआरएल बताएगा, या आप उसको एक यूआरएल बताओगे कि जैसे आप रजिस्टर स्टूडेंट पे आप डेटा को भेजोगे, तो किस तरीके से मैं किस फॉर्म में डेटा भेजेगा वो, आइदर एक्सएमएल और आइदर जेसन के अंदर। तो जेसन के अंदर उसने भेजा है डेटा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आईडी। तो ये प्रॉपर्टीज को मैं क्या करूंगा, मेरे कंट्रोलर क्लास पे गेट करके क्या करने वाला हूँ, उसको सेव करने वाला हूँ, क्योंकि क्या बोलती है, रजिस्टर स्टूडेंट। आ रहा समझ में। आगे चल के हम देखेंगे, इसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो रेस्ट एपीआई में क्या होता है, वाइडली यूज, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज का किसमें होने वाला है, रेस्ट एपीआई में। ठीक है, इट इज एम्स टू शॉर्टन, कोड को शॉर्ट करने के लिए होता है, कोड की लेंथ को कम करने के लिए होता है, और प्रोवाइड इजीएस्ट वे टू डेवलप वेब एप्लीकेशन। अब जितनी भी वेब एप्लीकेशन आजकल बनती है, अगर प्रोजेक्ट स्क्रैच से बन रहा है, स्क्रैच मतलब शुरुआत से अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो सारे लोग अभी क्या यूज करने वाले हैं जावा के अंदर, स्प्रिंग बूट। ठीक है, क्या यूज करते हैं, स्प्रिंग बूट। ठीक है, अच्छा, द प्राइमरी फीचर्स ऑफ द स्प्रिंग बूट इज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपको लेस कॉन्फ़िगरेशन करके ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ही खुद से अपने आप कर लेता है। ठीक है, और इट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्स द क्लासेस बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसको ऑटो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, घूम फिर के सारी चीजें वही आ रही है बार बार, और एम्बेडेड सर्वर जेटी और टॉमकेट आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। ऑफर सेवरल प्लगइन्स टू वर्किंग विद द एम्बेडेड इन मेमोरी डेटाबेस। आप S2 डेटाबेस भी यूज कर सकते हो, और हम हमारे केस में कौन सा डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, माइस्क्ल। ठीक है, स्प्रिंग बूट का कंसेप्ट ऑफ स्टार्टर, आप स्टार्टर फॉर्म जो आपकी रहती है फॉर्म डॉट एक्सएमएल, हर आपके मेवन प्रोजेक्ट में, हर आपके एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या होने वाली है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉट एक्सएमएल। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्टर इन फॉर्म डॉट एक्सएमएल। इसके अंदर जो जो डिपेंडेंसीज आप ऐड करोगे वो सारी क्या करने वाला है, ऑटो कॉन्फ़िगर करने वाला है। ठीक है,
that internally takes care downloading all the dependencies। जैसा कि मैंने कहा है कि आप जब भी pom.xml के अंदर किसी डिपेंडेंसी को डालते हो, pom.xml के अंदर आप जब भी किसी डिपेंडेंसी को क्या करते हो, ऐड करते हो, और जैसे आप क्या करते हो, मेवन प्रोजेक्ट को अपडेट करते हो, क्या करते हो, हम लोग करते थे अपडेट, मेवन प्रोजेक्ट को जैसे आप अपडेट करते हो तो क्या करता है, रन टाइम पे डिपेंडेंसी को क्या करता है, डाउनलोड करके लेके आ जाता है। मेवन में आपको बता चुका हूँ, रिमोट लोकेशन से या फिर आपकी वेब की लोकेशन से क्या करता है, ये जार फाइल को डाउनलोड करके आपके .m2 फोल्डर के अंदर लेके आता है। सी के अंदर यूजर्स के अंदर क्या था हमारा, एडमिन के अंदर .m2 और .m2 के अंदर रिपोजिटरी। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है, कौन सी जार, MySQL की जार। तो देखिए MySQL, ये देखिए MySQL, और MySQL के अंदर MySQL कनेक्टर जावा। तो देखिए नीचे का आर्टिफैक्ट आईडी आ गया, ये ग्रुप आईडी है, ये क्या था हमारा, ग्रुप आईडी। ये देखिए ये क्या था हमारा, ये ग्रुप आईडी है MySQL, और उसके अंदर आर्टिफैक्ट आईडी क्या है हमारा, MySQL कनेक्टर जावा। और उसके अंदर हमारी जार का वर्जन क्या है, 8.0.13। तो देखिए 8.0.13 ये फोल्डर हमारा बना हुआ है, और इसके अंदर ये देखिए MySQL कनेक्टर डॉट जावा इसने डाउनलोड कर ली थी कब, 27/6 को 2023 को 1:19 पे। आ रहा समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो .m2 फोल्डर के अंदर क्या हुआ, इसने डिपेंडेंसी को ऐड कर लिया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए स्प्रिंग बूट का आर्किटेक्चर या किसी भी प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके अंदर 3 लेयर्स होती है। क्या होती है, 3 लेयर्स होती है। ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी लेयर्स होती थी। तो आप बताएंगे वी हैव प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर, डेटा एक्सेस लेयर एंड परसिस्टेंस लेयर। एक लेयर में यहाँ पर डाल देता हूँ, दैट इज परसिस्टेंस। गलत है, ये आएगा वहां पर, कोई बात नहीं, लेयर, ठीक है, समझ में। तो जनरली हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर और डेटा एक्सेस लेयर, राइट। परसिस्टेंट बीच में आ गया है क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर जेपीए। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जेपीए। देखिए अब क्या होती है लेयर्स, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो प्रेजेंटेशन लेयर बोलती है कि जितनी भी आपके जेएसपीज होंगी, जितनी भी आपकी एचटीएमएल होगी, जितनी भी आपकी सीएसएस होंगी, वो सारी कहां पर रहेगी, प्रेजेंटेशन लेयर पे। समझना बात को, जितनी भी आपकी जेएसपी, जितनी भी आपकी सीएसएस, जितनी भी आपकी जावास्क्रिप्ट, जितने भी आपके एचटीएमएल पेजेस होंगे, दैट इज ऑल इन दी प्रेजेंटेशन लेयर। और किस लिए यूज होती है, लुक एंड फील के लिए, आप उसको देख सको और महसूस कर सको। ये देखिए ये क्या है, जेएसपी पेज है हमारा, कौन सा पेज है, इट कंटेन्स एचटीएमएल, इट कंटेन्स सीएसएस, इट कंटेन्स आपका जावास्क्रिप्ट। आ रहा समझ में। तो लुक एंड फील के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। आ रहा समझ में, जेएसपी एचटीएमएल सीएसएस, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जेसन का ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से मैं क्या भेज रहा हूँ, जेसन, तो वही से क्या जा रहा है मेरा यहाँ पर, जेसन। तो जेसन भी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, भेज सकता हूँ। मगर प्रेजेंटेशन लेयर पे हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, एचटीएमएल, सीएसएस, जेएसपीस और जावास्क्रिप्ट। आ रहा समझ में। और जैसी रिक्वेस्ट आपकी यहाँ से जाएगी, जैसे रिक्वेस्ट आपकी कहां से जाएगी, यहां से जाएगी। ये देखिए रिक्वेस्ट जा रही है, क्या जा रही है, ये देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, रिक्वेस्ट कॉल होगी। तो रिक्वेस्ट कॉल होगी कहां आने वाली है, बिजनेस लेयर पे। कहां पर आने वाली है, बिजनेस लेयर पे। अब बिजनेस लेयर क्या हुआ आपका, आपका जेएसपी सर्वलेट के अंदर होता था आपकी सर्वलेट, और यहाँ पर होने वाला है आपका कंट्रोलर। वेरी गुड। तो देखिए जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ से रजिस्टर की, कौन सी रिक्वेस्ट भेजी आपने, रजिस्टर की, तो रजिस्टर में आपकी रिक्वेस्ट कॉल हुई, और हमारा कॉल कहां पर आ गया, इस कंट्रोलर के अंदर आ गया। और कंट्रोल के अंदर हमने क्या लिख रखे हैं, बिजनेस लॉजिक। अभी तो मैंने बिजनेस लॉजिक नहीं लिखा है, मगर आप कुछ इवेंट्स लगाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बिजनेस लॉजिक लिख सकते हो। आ रहा समझ में। ये मैंने बिजनेस लॉजिक लगाता हूं मैं, देखो क्या बोल दिया मैंने, इफ डीटीओ नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो क्या कर दो, डेटा को क्या कर दो, सेव कर दो, ठीक है। आ रहा समझ में। तो मैंने क्या लगा दिया, बिजनेस लॉजिक लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने, ठीक है, रिटर्न बाहर से होगा, मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर है। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये देखिए मैंने एक बिजनेस लॉजिक लगा दिया।
लगा दिया बिजनेस लॉजिक। अगर डेटा नल नहीं होगा तो क्या करो, इसको जाके सेव कर दो और सेव करके क्या कर दो, रिटर्न लिस्ट को कर दो। आ रहा समझ में? तो बिजनेस लॉजिक हम कहाँ लिखने वाले हैं, यहाँ पर वैलिडेशन पे हम कहाँ लिखने वाले हैं, कंट्रोलर के ऊपर। और ऑथराइजेशन भी कहाँ लिखने वाले हैं, अगर हमको चेक करवाना है इफ यूजर आईडी, अगर ये मेथड होती है मेरी कौन सी वाली, चेक लॉगिन। कौन सी मेथड होती है हमारी ये, चेक लॉगिन। तो मैं क्या करता यहाँ पर एक कंडीशन और लिख देता, इफ स्टूडेंट डॉट गेट यूजर नेम इक्वल टू इफ पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर एक बिजनेस लॉजिक वो भी लगा सकता हूँ। आ रहा आपको समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो बिजनेस लेयर के अंदर हम बिजनेस लॉजिक, वैलिडेशन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ऑथराइजेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। अगली लेयर होती है हमारी परसिस्टेंस लेयर। अब परसिस्टेंस लेयर क्या बोलती है, स्टोरेज लॉजिक। तो देखिए मैंने यहाँ पर परसिस्टेंट लेयर जाने के लिए मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर सर्विस में क्या एमपीएल पे जाता हूँ और देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जेपी की एक मेथड कॉल करी है, दैट इज सेव। कौन सी मेथड कॉल करी है मैंने यहाँ पर, सेव। और पूरा का पूरा मैंने क्या करा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर दिया है और डेटा को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर सेव। तो दैट इज अवर परसिस्टेंट लेयर। तो जो आपकी सर्विस क्लास होगी, सर्विस एमपीएल होगी, वो क्या होने वाली है, आपकी परसिस्टेंट लेयर होने वाली है। चौथी लेयर जैसा कि मैं कह चुका हूं, दैट इज सॉरी डाटाबेस लेयर। तो डाटाबेस लेयर में क्या करेंगे आप, एक्चुअल डेटाबेस। 1 सेकेंड। अब देखिए यहां पर क्या है, एक्चुअल लेयर। बंद कर दे आप, ठीक है। तो एक्चुअल लेयर हमारी क्या हो गई यहाँ पर, डेटाबेस लेयर। तो देखिए डेटाबेस पे कॉल कैसे गया, यहाँ से आपका जेपीए के अंदर सेव हुआ डेटा और यहाँ पर आपकी देखिए मॉडल क्लास से होता हुआ डेटाबेस आपका कहाँ चले गया, डेटा आपका कहाँ चले गया, परसिस्टेंट लेयर, मतलब आपका डेटाबेस की लेयर के अंदर। और आपकी जो यहाँ पर स्कीमा बना हुआ है और उसके अंदर आपकी टेबल स्टूडेंट नाम की बनी हुई है। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? तो डेटा आपका कहाँ हो गया, यहाँ पर आके सेव हो गया। दैट इज अवर डेटा एक्सेस लेयर, डेटाबेस लेयर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर, जैसा कि मैंने कहा आपको, ये काय के लिए यूज होता है, व्यूज के लिए होता है। काय के लिए यूज होता है, व्यूज के लिए। बिजनेस लेयर, बिजनेस लेयर में हम क्या लिखते हैं, बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बिजनेस लॉजिक। और दैट इज योर कंट्रोलर क्लास। इसका एग्जांपल क्या है आपका, एग्जांपल क्या है आपका, कंट्रोलर क्लास। कंट्रोलर क्लास आपका क्या हुआ, एग्जांपल हुआ, ठीक है। आप होटल में जाते हैं, आप किसी होटल में जाते हैं, ठीक है, आप खाना ऑर्डर करते हैं, तो वेटर को तो आप ऑर्डर नहीं करते हैं, राइट। तो जो आपका अटेंडर आता है उसको आप क्या करते हो, उसको फूड का ऑर्डर करते हो। तो वो क्या करता है, दैट इज योर कंट्रोलर। वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, सारी चीजों को मैनेज करता है और आपकी रिक्वायरमेंट को क्या करता है, आगे भेजता है। इसी साथ में हमने देखा था दैट इज योर परसिस्टेंस लेयर। तो परसिस्टेंस लेयर के अंदर आप क्या करोगे, आपकी जेपी का कोड या आपकी करंट रिपोजिटरी का कोड लिख के आप डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करा देते हो। और डेटाबेस लेयर जैसा कि आपको पता है, आप करंट ऑपरेशन यूज करोगे, क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट, डिलीट और एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। आपकी कस्टमाइज मेथड को आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर लिख सकते हो। देखिए मैंने कस्टमाइज मेथड भी यहाँ पर लिख रखी है, जिसको भी मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, बताऊंगा आने वाले समय में। तो देखिए फाइंड बाय फर्स्ट नेम एक मैंने मेथड बनाई, गेट और स्टूडेंट मैंने खुद से एक मेथड बनाई और मैंने बनाई गेट स्टूडेंट बाय फर्स्ट नेम। आ रहा समझ में? क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है, दैट इज एचटीटीपी या एचटीटीपीएस के अंदर रिक्वेस्ट कहाँ जाती है आपकी, कंट्रोलर क्लास पे जाती है और कंट्रोल से रिक्वेस्ट कहाँ जाती है आपकी सर्विस लेयर पे। तो सर्विस का एमपीएल और सर्विस का इंटरफेस और सर्विस के इम्प्लीमेंटेशन से कॉल जाता है हमारा मॉडल से। और मॉडल से क्या होता है, जीपी रिपोजिटरी के थ्रू, जेडीबीसी की कनेक्टिविटी के थ्रू आपका डेटा क्या हो जाता है, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाता है। और देखिए ये आपको क्या करता है, रिटर्न में रिस्पॉन्स देता है, जो अगेन सर्विस लेयर से होता हुआ कंट्रोलर के पास जाता है।
और अगेन क्या करता है क्लाइंट के पास आपको यूआरएल पे शो कर देता है, राइट। रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस, तो रिक्वेस्ट भी आपकी इस तरीके से जा रही है और रिस्पांस आपका किस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। आ रहा है समझ में? इस चार्ट को भी आप अच्छे से देखिएगा, मैं क्लास के बाद में ये आपको शेयर करने वाला हूं। स्प्रिंग बूट एनोटेशंस, जैसा कि हमने देखा था हाइपरलिंक के अंदर एनोटेशंस हम लोगों ने पहली बार यूज करे थे एनोटेशंस, राइट। तो इट प्रोवाइड्स मेटा डेटा ऑफ, ठीक है। मेटा डेटा हम लोग देख चुके हैं जेडीबीसी के अंदर, हमने टेबल के मेटा डेटा को कॉल किया था, टेबल के मेटा डेटा को। तो टेबल की कितनी आईडीज थी, टेबल की आईडीज की क्या साइज थी, बहुत सारी चीजें हमने क्या करी थी, गेट करी थी। तो स्प्रिंग बूट मेटा डेटा भी क्या करता है, प्रोवाइड्स फॉर्म ऑफ मेटा डेटा टू प्रोवाइड डेटा अबाउट प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम, आपकी डीटीओ, आपके मॉडल क्लास का क्या करता है, ये डेटा निकाल के हमको देने वाला है, राइट। अब एक इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है, एक इसके अंदर एनोटेशन होता है, दैट इज एट द रेट रिक्वायर्ड। कौन सा एनोटेशन होता है, एट द रेट रिक्वायर्ड। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ में, आप किसी प्रॉपर्टी के साथ में एट द रेट रिक्वायर्ड को लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इट इज द वन काइंड ऑफ वैलिडेशन। क्या होने वाला है, एक तरीके का ये वैलिडेशन। अगर आपने इसको डाला है, ठीक है, रिक्वायर्ड आपने अगर इसको डाला है तो ये क्या करने वाला, सक्सेसफुल चलने वाला है। नहीं तो फिर ये कौन सा एरर देने वाला है, प्री इनिशियलाइजेशन एक्सेप्शन आपको देने वाला है, राइट। तो लगा के देखते हैं हम लोग किसी चीज पे। फर्स्ट ने मेरी रिकॉर्ड कर दिया है, देखते हैं चलता है, काम करता है, नहीं तो मैं आपको इसका एग्जांपल कल देख के बताऊंगा। आई थिंक ये मॉडल पे लगेगा, 1 सेकेंड कर दे, दिख तो रहा है ना सर।
ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको कल बताता हूँ, राइट, कोई दूसरा तैयार करके। रिक्वायर्ड मतलब इस फील्ड के लिए वैलिडेशन रिक्वायर्ड है, दैट इज सेट कॉस्ट के लिए, सेट कॉस्ट के लिए। ऑटोवायर मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज डिपेंडेंसी, वन काइंड ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, राइट। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आपकी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर सकते हो, राइट। तो जहां जहां आपको चाहिए, इसकी जहां जहां आपको जरूरत लगती है, जैसे कि हम देखते हैं कंट्रोलर में, तो सबसे पहले आपने क्या करा, कंट्रोलर पे सर्विस को ऑटोवायर कर दिया है, और सर्विस को ऑटोवायर करके आपने क्या करा, सर्विस के साथ में सर्विस की मेथड को कॉल कर लिया है, आ रहा समझ में। और आईएमपीएल में भी आपने क्या करा, यहाँ पर रिपोजिटरी को ऑटोवायर कर दिया है, मतलब ऑटोवायर हमने यहाँ पर दो जगह यूज किया है, एक कंट्रोलर के अंदर और एक हमने इसके अंदर सर्विस के अंदर, सर्विस के आईएमपीएल के अंदर, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। @कंट्रोलर तो मैंने कह दिया है कि जैसा है, हम लोग याद है, हम लोग यूज करते थे सर्वलेट, और सर्वलेट के अंदर हम क्या लिखते थे, वेब कंटेंट क्या आता था हमारा, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आर दबाता हूं मैं, हेलो WORLD, हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल शिफ्ट आर, हेलो। याद आ रहा है आपको, हम लोग लिखते थे यहाँ पर @वेब सर्वलेट, और क्या कर देते थे यहाँ पर सर्वलेट की मैपिंग पास कर देते थे। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के ऊपर हम लिख देते हैं यहाँ पर @कंट्रोलर, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, @कंट्रोलर। तो ये क्लास क्या करेगी, एक कंट्रोलर का काम करेगी, जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी, जितनी भी आपकी क्या आने वाली है, रिक्वेस्ट आने वाली है, देखिए कौन कौन सी रिक्वेस्ट आने वाली है, रजिस्ट्रेशन की, क्रिएट स्टूडेंट की, लिस्ट की, सर्च की, बाय नेम, बाय दिस, जितनी भी आपकी डिलीट डिलीट एडिट, जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट आने वाली है, सब कहां से आएगी, इस कंट्रोलर के साथ आके होने वाली है, राइट। कंट्रोलर इज क्लास लेवल एनोटेशन, सबसे ऊपर रहता है क्लास के लिए, तो क्लास लेवल एनोटेशन होता है, क्या करता है ये कंपोनेंट, इट मेक अ क्लास वेब रिक्वायर्स हैंडलर, ये क्या करती है, जितनी भी आपकी वेब रिक्वेस्ट आती है, जितनी भी आपकी वेब रिक्वेस्ट आती है, रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट के लिए, लिस्ट के लिए, होम के लिए, आ रहा समझ में, सर्च के लिए, ये सारी रिक्वेस्ट को क्या करने वाला है, हैंडल करने वाला है, इसको क्लास लेवल हम बोलते हैं, राइट। By default, it returns string that indicate which route of the redirect. It mostly used with the request mapping. ठीक है, request mapping क्या होता है इसको भी देखते हैं हम, ठीक है। तो request mapping मैंने यहाँ पर क्या करा, आप यहाँ पर दो तरीके से हैंडल करते थे रिक्वेस्ट को, आप लिखते थे यहाँ पर @get mapping, आप क्या कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिख रहे थे यहाँ पर @get mapping, @get mapping के साथ में आप क्या लिख सकते हो, एक चीज और, दैट इज @request mapping, राइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। सर्च करता हूं उसको मैं, 1 सेकेंड। ये देखिए, तो जब अगर आप लिखते हैं @request mapping, तो आप क्या क्या भेज सकते हो उसके साथ में, आप उसके साथ में कंज्यूम भेज सकते हो, हेडर भेज सकते हो, मेथड भेज सकते हो, नेम भेज सकते हो, पैरामीटर भेज सकते हो, पाथ भेज सकते हो, और प्रोड्यूस, कंज्यूम और प्रोड्यूस होते हैं हमारे, या तो हम कंज्यूम करने वाले हैं किसी रिक्वेस्ट को जेसन के अंदर, या हम क्या करने वाले हैं उसको एक्सएमएल के अंदर कंज्यूम करने वाले हैं, प्रोड्यूस मतलब हम रिस्पांस या तो एक्सएमएल के अंदर भेजने वाले हैं या किसके अंदर भेजने वाले हैं, जेसन के अंदर। देखिए यहाँ पर एक रिक्वेस्ट मैपिंग का एग्जांपल बना रखा है मैंने, तो एक रिक्वेस्ट मैपिंग और वैल्यू के अंदर मैंने क्या डाल दिया यहाँ पर, डिलीट एम्प्लॉय, और क्या डाल दिया यहाँ पर, डिलीट एम्प्लॉय की आईडी डाल दी। और देखिए मेथड मैंने इसके अंदर यूज करा है, दैट इज मेथड टेक, ये मेथड कौन सी होने वाली है, रिक्वेस्ट मेथड डिलीट की होने वाली है। फिर मैंने इसके अंदर एक मेथड बनाई डिलीट, और क्या कर दिया मैंने यहाँ पर @path वेरिएबल से उस आईडी को यहाँ पर क्या कर लिया, गेट कर लिया। यहाँ पर गेट करने के बाद में मैंने क्या कर दिया, आईडी को डाउन में पास करके, और मैंने उसको क्या कर दिया, उस आईडी को डिलीट कर दिया, राइट। तो रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर
गेट मैपिंग के अंदर आप नहीं लिख सकते सब सारी चीजें। कौन कौन सी चीजें? मेथड का रिक्वेस्ट डिलीट या मेथड की रिक्वेस्ट गेट, और एट द एंड आप लिखेंगे गेट मैपिंग, तो वो क्या करने वाला है? रिसोर्सेज को गेट करके आपके पास में लाने वाला है। एक मिनट वापस से ऊपर बताता हूं, ठीक है। दिस वन, ये देखिए रिक्वेस्ट मैपिंग, आपने यहाँ पर लिख दिया बुक, आ रहा समझ में? तो ये क्या करने वाला है? आपके जितने भी बुक्स है डेटाबेस के अंदर उसको रिटर्न करने वाला है। और रिक्वेस्ट मैपिंग के साथ में आपको रिक्वेस्टेड मेथड, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, व्हाटएवर जो भी आपकी मेथड है उसको डालना रहता है रिक्वेस्टेड मैपिंग के साथ में। मगर आप यूज करेंगे अगर गेट मैपिंग तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों का डिफरेंस समझना। गेट मैपिंग में आप क्या करोगे? देखिए गेट मैपिंग में और भी कहीं पर यूज हो रही होगी गेट मैपिंग। देखिए गेट मैपिंग में मैंने क्या करा है पर सारी की सारी लिस्ट बुलवा ली है। मगर आप यूज करते हैं एट रिक्वेस्ट मैपिंग तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मेथड के अंदर रिक्वेस्टेड मेथड डॉट गेट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। एट सर्विस, तो एट सर्विस हमने यहाँ पर यूज करा है, दैट इज स्टूडेंट सर्विस आईएमपीएल में। तो इस एनोटेशन से हम डिनोट कर रहे हैं कि ये जो क्लास होने वाली है हमारी, कौन सी क्लास होने वाली है? दैट इज सर्विस क्लास। देखिए यहाँ पर सर्विस क्लास पे जाते हैं अपन, सर्विस क्लास, दिस वन, ये देखिए सर्विस एनोटेशन लिखा हुआ है यहाँ पर एट सर्विस। तो ये क्लास किसकी तरीके से बिहेव करने वाली है? हमारी सर्विस, एज ए सर्विस क्लास ये बिहेव करने वाली है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एट सर्विस एनोटेशन। इट इज आल्सो क्लास लेवल, इट टेल्स स्प्रिंग दैट क्लास कंटेन अ बिजनेस लॉजिक। इसके अंदर भी हम क्या लिखने वाले हैं? बिजनेस लॉजिक लिखने वाले हैं। कौन से वाले? सेव कराने वाले, शॉर्टिंग करने वाले, डेटा को गेट कराने वाले। रिपोजिटरी, रिपोजिटरी हमने क्या करा? एक ही जगह यूज करा है। देखिए यहाँ पर तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सी क्लास बनाऊंगा स्टूडेंट रिपोजिटरी, और उसको क्या कर दूंगा? डिनोट कर दूंगा एट रिपोजिटरी से। अगेन ये भी क्या हुआ? हमारा क्लास लेवल ऑब्जेक्ट हुआ। क्लास लेवल हमने इसको डिफाइन करा, एक इंटरफेस बनाया मैंने, और इंटरफेस बना के उसको एक्सटेंड किससे कर लिया मैंने? जेपीए की रिपोजिटरी से। अब इस स्टूडेंट रिपोजिटरी को मैं जहां चाहे वहां यूज कर सकता हूं। देखिए मैंने यहाँ पर इसको यूज करा, पार्ट ओवर से इंजेक्ट कर दिया, और इस रिपोजिटरी के साथ में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी एड, अपडेट, डिलीट, गेट, सर्च जितनी भी मेथड्स है उसको मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ, और साथ ही साथ मेरी कस्टमाइज मेथड को भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। जो हमारा था एनोटेशन, दैट इज स्प्रिंग बूट एनोटेशन। अब ये एनोटेशन क्या है? ये एनोटेशन हमारा 3 एनोटेशन का कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। कौन कौन से एनोटेशन का? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। किस किस का कॉम्बिनेशन है ये? इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या करता है? रन टाइम पे जितने भी आपके कॉन्फ़िगरेशन है उसको रन टाइम पे क्या कर देता है? इस क्लास के साथ स्टार्ट कर देता है। दूसरा इसका कंपोनेंट होता है कॉम्बिनेशन में, दैट इज कंपोनेंट स्कैन। अब कंपोनेंट स्कैन क्या होता है? आपका ये दिख रहा है पैकेज, ये क्लास कहां पर है? इस पैकेज के अंदर, दैट इज कॉम डॉट एग्जांपल डॉट डेमो। अब कॉम डॉट एग्जांपल डॉट डेमो अगर आपका ये कंपोनेंट है तो आपको सारे पैकेज कॉम डॉट एग्जांपल डॉट डेमो के अंदर ही बनाना पड़ेंगे। और ये क्या करेगा? इन सारे पैकेजेस को स्कैन करेगा। क्या करेगा? इस सारे पैकेजेस को स्कैन करेगा। अगर आपने लिखा है कॉम डॉट जावा फैक्ट्री डॉट डेमो, तो आपके जितने भी ये पैकेजेस है, ये देखिए 1 2 3 4 5 आ रहा समझ में? ये सब किसके अंदर आएंगे? कॉम डॉट जावा फैक्ट्री डॉट डेमो के अंदर। अगर आपने पैकेज का नाम जरा सा भी चेंज करा तो ये क्या करेगा? इंटीग्रेटेड स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो कॉम्बिनेशन है कंपोनेंट स्कैन का, वो आपकी क्लास को, इन सारी क्लासेस को स्कैन नहीं कर पाएगा। आ रहा समझ में? अगेन एक इसका पैरामीटर होता है दैट इज इंटीग्रेटेड कॉन्फ़िगरेशन। ये भी आपके कॉन्फ़िगरेशन का काम करता है। आगे चल के हम देखेंगे इसके अंदर रिसोर्स बंडल यूज हुआ है और दूसरी चीजें यूज हुई है, राइट। तो एट कॉन्फ़िगरेशन आपका कॉम्बिनेशन है किसका? एट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आपका कॉम्बिनेशन किसका? इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, एट कंपोनेंट स्कैन और एट कॉन्फ़िगरेशन का, जो आपकी कहां पर होता है? मेन क्लास के अंदर होता है, दैट इज इन योर मेन क्लास, मेन मेथड, राइट। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं आपको रिक्वेस्ट मैपिंग, जैसा कि आज हमने देखा है। तो रिक्वेस्ट मैपिंग आप यूज कर सकते हो किसके लिए? डेटा को कंज्यूम
अगर आपको कंज्यूम कोड लिखना है, इसका अंदर कंज्यूम टैग लिखना है, हेडर लिखना है, मेथड जैसा कि हमने लिखा था मेथड, और मेथड के अंदर हमने क्या लिखा था, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। नेम लिख सकते हैं यहाँ पर, पैरामीटर्स पास कर सकते हैं आप, जितने भी पैरामीटर है। @path डिलीट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, @path। प्रोड्यूस कंज्यूम में आपको बता चुका हूं, अगर आपको डेटा एक्सएमएल में भेजना है तो आप क्या करेंगे, प्रोड्यूस के अंदर एक्सएमएल लिख देंगे। अगर आप जेसन में भेजना चाहते हो तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर प्रोड्यूस में जेसन लिखने वाले हो, राइट। एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, दैट इज योर रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग में आपने क्या कर दिया, वैल्यू डाल दी डिलीट, और डिलीट के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, यूआरएल से आईडी, और मेथड आपने कौन सी ले ली यहाँ पर, डिलीट। मेथड रिक्वेस्टेड मेथड आपने कौन सी ले ली यहाँ पर, डिलीट। इसके अंदर आप ले सकते हैं, कौन कौन सी मेथड ले सकते हैं आप यहाँ पर, डिलीट, पुट, और कौन सी होती है हमारे पास यहाँ पर, पोस्ट होती है, और कौन सी होती है हमारे पास, एक गेट मेथड होती है, राइट। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप कौन सी मेथड यहाँ पर यूज करने वाले हो। और @path वेरिएबल में आप क्या करोगे, इस आईडी को पास कर दोगे, जो आपको कहां से मिलने वाली है, रिक्वेस्टेड मैपिंग से मिलने वाली है। तो रिक्वेस्टेड मैपिंग आपकी क्या गेट करेगी, it deletes record from the given id in the url and redirect to view.employee। तो रिक्वेस्टेड मैपिंग से हमको मिलेगी एम्प्लॉय की आईडी, और मेथड रहेगी हमारी डिलीट, और पाथ वेरिएबल में हम उसको क्या करेंगे, इस आईडी वेरिएबल के अंदर उसको गेट कर लेंगे। और आईडी को मैंने यहाँ पर क्या करा, सिंपली प्रिंट करा के, और मैंने क्या करा यहाँ पर डाउ के अंदर डाल के उसको डिलीट कर दिया है, राइट। गेट मैपिंग, अब दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया था। रिक्वेस्टेड मैपिंग के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड भी डिफाइन करना पड़ेगी, वैल्यू भी डिफाइन करना पड़ेगा, प्रोड्यूस कंज्यूम भी आप लगाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मगर गेट मैपिंग बोलता है कि आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखेंगे @गेट मैपिंग और डाल देंगे उसके अंदर वैल्यू। दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कोई सा गेट मैपिंग का, Ctrl+F, कंट्रोल क्लास में मिलेगा ये, राइट। गेट मैपिंग, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, गेट मैपिंग से बता दिया है कि मैं डेटाबेस से क्या करने वाला हूँ, लिस्ट को कल, ठीक है, डन। चलो ये सेशन में रिकॉर्ड कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब इसको आप क्या करिए, इसको रिकॉर्ड को आप 2-3 बार सुनिएगा जरूर। चलिए, डन फॉर द डे।